वे ड्रामा हिंदी में आपका स्वागत है। यह कहानी का चौथा भाग है जिसमें ली और ताइयुंग के बीच का रिश्ता गहरा होता जा रहा है, लेकिन एक नया खतरा जियोंग जंगकुक उनके जीवन में प्रवेश कर चुका है। कृपया इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ली सोजुन के घर पहुंची और जल्दी से गाड़ी से उतरकर घर के अंदर दौड़ी। वह अंदर गई और एक नौकरानी से मिली। ली, सुनिए। नौकरानी ने ली को देखा और मुस्कुराई। नौकरानी, श्रीमती किम। ली मुस्कुराई। ली, अबोजी कहाँ हैं? नौकरानी, ऊपर, अपने कमरे में। ली ने सिर हिलाया और सीढ़ियां चढ़कर सोजुन के कमरे की ओर दौड़ी। जैसे ही वह पहुंची, दरवाजा पहले से खुला था और वह अंदर चली गई। उसने सोजुन को बिस्तर पर लेटे हुए ठंड से कांपते देखा। ली, अबोजी, उसने धीरे से कहा और जल्दी से उनके पास गई, फिर उनके बगल में बैठ गई। वह सोजुन की सेहत को लेकर बहुत दुखी और डरी हुई थी। ली, अबोजी, आपने अपनी सेहत के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? आप जानते हैं कि मुझे आपका कुछ छिपाना बिल्कुल पसंद नहीं। सोजुन ने हल्के से हंसा। सोजुन, मेरी बहू अब यहाँ मेरी देखभाल करने आई है। ली ने दुखी होकर मुस्कुराया और उनके बालों को सहलाया। ली, रुको, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ और कुछ दवाइयाँ लाती हूँ। सोजुन ने सिर हिलाया। सोजुन, ठीक है, लेकिन ज्यादा तनाव मत लो। ली, मैं नहीं लूंगी। यह कहकर उसने अपना पर्स और कोट उतारा और किचन की ओर चली गई। किचन में खाना बनाते समय उसने ताइयुंग को घर में दौड़ते हुए देखा। किचन से पूरे लिविंग रूम और मुख्य प्रवेश द्वार का नजारा साफ दिखता था। ताइयुंग ने इधर-उधर देखा और उसकी नजर ली पर पड़ी। वह जल्दी से उसके पास दौड़ा और दीवार के बड़े चौकोर छेद के माध्यम से पूछा, ताइयुंग, अबोजी कहाँ है? ली, ऊपर, अपने कमरे में। उसने अपना ब्रीफकेस नीचे रखा और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। जैसे ही वह अपने पिता के कमरे में पहुंचा, उसने उनकी हालत देखी। यह दृश्य देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। उनका बिस्तर पर असहाय पड़े होना उसे अपनी मां की याद दिला रहा था, जो अपनी मृत्यु से पहले ऐसी ही पीड़ा में थी। वह उनके पास गया और आंसू बहाते हुए उनकी बगल में बैठ गया। ताइयुंग, अबोजी। सोजुन ने ताइयुंग को देखा और उसकी आंखों में आंसू देखकर भौहें चढ़ा दीं। सोजुन, ताइयुंग, मेरे बेटे, तुम क्यों रो रहे हो? ताइयुंग ने अपने होंठ काटे ताकि वह और न रोए और जवाब दिया। ताइयुंग, अबोजी, आप कैसे हैं? सोजुन, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। इस उम्र में बुखार कोई बड़ी बात नहीं है। ताइयुंग ने सोजुन का माथा छुआ और तेज बुखार महसूस किया। ताइयुंग, आपका बुखार बहुत तेज है, क्या आपने दवाइयों के लिए कुछ खाया? सोजुन, नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन ली ने कहा कि वह मेरे लिए सूप बना रही है। ताइयुंग ने सिर हिलाया और खड़ा हुआ। ताइयुंग, मैं देखता हूँ कि उसने सूप बनाया या नहीं। सोजुन ने हल्का सा जवाब दिया और ताइयुंग कमरे से बाहर निकलकर नीचे चला गया। लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसने देखा कि नौकरानी ने फर्श पर साबुन का पानी डाला था, जिसे वह पोंछने वाली थी। नौकरानी फिर झाड़ू लेने चली गई। ताइयुंग किचन की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक ली एक ट्रे में खाना और दवाइयां लेकर किचन से बाहर आई। वह फर्श पर पानी को नजरअंदाज कर रही थी। ताइयुंग ने आंखें फाड़ दी जब वह फिसलन वाले फर्श की ओर बढ़ी। ताइयुंग, ली! उसने चिल्लाया जब ली ने पानी पर पैर रखा। ली को एहसास हुआ कि वह गिरने वाली है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ताइयुंग तेजी से दौड़ा और सही समय पर पहुंचकर उसकी कमर पकड़ ली और ट्रे भी संभाल ली। ली ने डर से आंखें बंद कर लीं और ताइयुंग ने उसे हांफते हुए देखा। ताइयुंग, तुम ठीक हो? उसने आंखें खोली और उसे देखकर सिर हिलाया। पहली बार उसने ताइयुंग की आंखों में डर और चिंता देखी। वे जल्दी ही सीधे खड़े हुए और ताइयुंग ने ली को पानी से दूर ले गया। ताइयुंग, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें फर्श पर पानी नहीं दिखा? अगर तुम्हें या बच्चे को कुछ हो जाता तो? ली डर के मारे पीछे हटी और उसने गुस्से से उसे देखा। ली, मुझे माफ कर दो, मुझे दिखा नहीं। ताइयुंग, अब ज्यादा हिलो-डुलो मत, वरना मुझे सचमुच गुस्सा आ जाएगा। ली ने सिर हिलाया और उसने राहत की सांस ली। ताइयुंग, नौकरानी! नौकरानी! उसने उसे बुलाया और वह जल्दी से झाड़ू लेकर आई। नौकरानी, जी,
श्रीमान किम? ताइह्युंग, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक गर्भवती महिला किचन में खाना बना रही है और कभी भी बाहर आ सकती है? और तुमने फर्श पर पानी छोड़ दिया? वह झुकी। नौकरानी, माफ करें, श्रीमान किम। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। ताइह्युंग, बेहतर होगा कि। ली ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। ली, उस पर चिल्लाओ मत। ताइह्युंग ने उसे घूरा। ताइह्युंग, चुप रहो। यह कहकर वह ट्रे लेकर सीढ़ियां चढ़ गया और ली ने नौकरानी की ओर मुड़कर कहा, ली, माफ करना। वह झुकी और नौकरानी ने भी जवाब में झुककर सिर हिलाया। जल्द ही ली ताइह्युंग के पीछे पीछे कमरे में पहुंची। ताइह्युंग, अबोजी, आपका सूप। सोजुन ने उसे देखा और मुस्कुराया। सोजुन, मेरा बेटा। ताइह्युंग ने अपने पिता को उठने में मदद की और उनके सामने बैठ गया। ली कुर्सी पर बैठी और उन्हें प्यार भरी नजरों से देखने लगी। ताइह्युंग ने जल्द ही कटोरा उठाया और धैर्य व प्यार से अपने पिता को खाना खिलाने लगा। सोजुन ने ताइह्युंग को एक पिता के प्यार भरी नजरों से देखा। कुछ समय बाद उसने खाना खत्म किया और दवाइयां दी। ताइह्युंग, अब आराम करो, मैं नहाने जा रहा हूं। सोजुन ने सिर हिलाया और ताइह्युंग ने ली और अपने पिता को अकेला छोड़ दिया। जल्द ही सोजुन ने ली को अपने पास बैठने को कहा। सोजुन, ली, मुझे नहीं पता कि तुमने गौर किया या नहीं, लेकिन मैंने देखा। वह भौहें चढ़ाकर बोली। ली, क्या गौर किया, अबोजी? सोजुन, ताइह्युंग के व्यवहार में बदलाव। क्या तुमने उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं देखा, जो बहुत समय पहले खो गया था? ली ने मुस्कुराते हुए नीचे देखा। ली, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो बस एक पिता के प्यार का जादू है। सोजुन मुस्कुराया, लेकिन जल्द ही उदास हो गया। सोजुन, क्या तुम ताइह्युंग के अतीत के बारे में जानती हो? ली ने सिर हिलाया। ली, हाँ, जिमिन ने मुझे बताया था। सोजुन, अच्छा, तो अब तुम समझती हो कि वह बेवजह ठंडा और दूर नहीं है। ली, अबोजी, वह ठंडा और दूर नहीं है। वह बस अपनी दबी हुई भावनाओं को छिपा रहा है। क्या आपको लगता है कि मैंने इन 2 महीनों में उसका गर्मजोशी भरा पक्ष नहीं देखा? सोजुन हंसा। सोजुन, यह जानकर अच्छा लगा। ली ने उसकी मुस्कान देखकर हंस दिया। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया और उसने उसे देखा। उस पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। तुम मुस्कुराते समय बहुत खूबसूरत लगती हो। ली ने का मैसेज पढ़ा और वह वहीं जम गई। ली, क्या वह सचमुच मेरी जासूसी कर रहा है? उसे पता करना था। वह सोजुन की ओर मुड़ी। ली, अबोजी, आपको अब सो जाना चाहिए। मैं रात में समय समय पर आपकी हालत देखने आऊंगी। उसने सिर हिलाया और ली ने उसे बिस्तर पर लिटाया, फिर उसे अच्छे से ढक दिया। फिर उसने लाइट बंद की और कमरे से बाहर निकल गई, दरवाजा बंद करते हुए। ली जल्दी से अपने कमरे में गई और बिस्तर पर बैठ गई। इस बार उसने उसे जवाब देने का फैसला किया। ली, क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? उसने पूछा और जवाब का इंतजार करने लगी। वह बहुत डरी हुई थी कि वह क्या कर सकता है। अचानक एक मैसेज आया। मुझे खुशी है कि तुमने मेरे मैसेज का जवाब दिया। और हाँ, मैं अपनी मंगेतर की जासूसी कर रहा हूं। इसमें कुछ गलत नहीं है। ली ने गुस्से से जबड़ा भींच लिया। ली, हम थे मंगेतर, अब नहीं। मेरे पिता को कभी नहीं पता था कि वह मुझे एक सनकी माफिया से शादी करने जा रहे थे। वह गुस्से और डर के साथ जवाब दे रही थी। लेकिन चिंता मत करो, मैं बहुत बदल गया हूं। एक दिन आएगा जब तुम अपने पति को छोड़कर मेरे पास आओगी। ली, कभी नहीं। मेरे शब्दों को याद रखो, मैंने कहा कभी नहीं। यह कहकर उसने फोन फेंक दिया और चुपके से रोने लगी। लेकिन वह यह भूल गई थी कि ताइह्युंग बाथरूम में नहा रहा था। वह अचानक रेशमी नाइटी में अपने गीले बाल पोंछते हुए बाहर आया। लेकिन ली को रोते देख वह हैरान रह गया। वह धीरे से उसके पास गया। ताइह्युंग, तुम क्यों रो रही हो? उसने ठंडे लहजे में पूछा और ली ने आंखें फाड़कर उसे देखा, फिर आंसू पोंछते हुए बोली। ली, का कुछ नहीं। ताइह्युंग ने मन ही मन आंखें घुमाईं। ताइह्युंग, मैं यहां तुम्हारे झूठ सुनने नहीं आया, सच बताओ। ली ने नजरें फेर लीं, कोई बहाना ढूंढते हुए। ली, मैं ठीक नहीं महसूस कर रही। ताइह्युंग, दवाइयां लो। ली, दवाइयों से काम नहीं चलेगा। वह भौहें चढ़ाकर बोला। ताइह्युंग, फिर मैं क्या करूं?
इस बार ली ने उसे ऐसे देखा जैसे वह सचमुच कुछ चाह रही हो। ली, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम करोगे? वह थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसने पहले कभी उससे कुछ नहीं मांगा था। वह कुछ देर चुप रहा और उसकी अभिव्यक्ति को पढ़ने लगा। ली, करोगे? उसने फिर पूछा और ताइयुंग डेस्क की ओर गया, फेस क्रीम उठाकर अपने चेहरे पर लगाने लगा। ताइयुंग, देखता हूं, उसने कहा और ली ने आह भरी। ली, क्या तुम मेरे लिए केक बेक कर सकते हो? यह सुनकर उसकी आंखें थोड़ी फैल गई और वह उसकी ओर मुड़ा। ताइयुंग, केक? ली ने सिर हिलाया। ली, हाँ, क्या तुम मेरे लिए एक बेक कर सकते हो? उसने अपनी भीगी आंखों और हल्के से मुंह बनाकर पूछा। वह उसकी क्यूटनेस बर्दाश्त नहीं कर सका और नजरें फेर लीं। ताइयुंग, मुझे केक बेक करना नहीं आता। ली ने चुपके से मुस्कुराया। ली, लेकिन अबोजी ने बताया था कि तुमने एक बार उनके लिए स्ट्रॉबेरी केक बनाया था और उन्हें बहुत पसंद आया था। ताइयुंग ने मन ही मन कोस लिया और उसे खाली नजरों से देखा। ताइयुंग, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है, नौकरानी से कहो कि बना दे। वह जाने लगा, लेकिन ली ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। ली, प्लीज, सिर्फ मेरे लिए। ठीक है, अगर मेरे लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए जो इसे खाने को तरस रहा है। ताइयुंग ने आंखें घुमाईं और उसे देखा। ताइयुंग, ठीक है। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकला और ली मुस्कुराते हुए उसके पीछे चली। वे नीचे गए और किचन में घुसे। ताइयुंग ने उसकी मौजूदगी महसूस की और मुड़ा। ताइयुंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ली, यह देखने कि मेरा पति केक कैसे बेक करता है। उसके पति कहने से ताइयुंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। अपने पूरे जीवन में ली ही वह इकलौती थी जिसने ताइयुंग के दिल को तेजी से धड़काया। ताइयुंग, मुझे ऐसा मत बुलाओ, उसने मुड़कर अपनी हल्की मुस्कान छिपाते हुए कहा। फिर उसने अपना कुकिंग एप्रन ढूंढना शुरू किया। ली, फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? उसने एप्रन देते हुए पूछा। वह एप्रन को देखकर ले लिया और पहन लिया। ताइयुंग, मेरे पिता ने मुझे एक नाम दिया है जो है ताइयुंग। ली हंस पड़ी और वह अलमारी की ओर गया, सामग्री लेने। जल्द ही ली काउंटर पर चढ़कर बैठ गई, उसे बेकिंग शुरू करने का इंतजार करने लगी। वह सामग्री रखने मुड़ा, लेकिन उसे काउंटर पर बैठे देखा। वह उसे खाली नजरों से देखने लगा। ली ने उसकी अभिव्यक्ति देखकर भौहें चढ़ाई। ली, क्या हुआ? ताइयुंग, क्या मुझे यह सम्मान मिल सकता है कि काउंटर पर थोड़ी जगह मिले ताकि मैं केक बेक कर सकूं? ली ने देखा कि वह काउंटर के बीच में बैठी थी और जल्दी से किनारे सरक गई, फिर भी काउंटर पर बैठी रही। वह आंखें घुमाकर सामग्री रखने लगा और मिश्रण शुरू किया। ली उसे देखने लगी और अचानक उसे बहुत प्यारा और आकर्षक लगा। उसने उसकी हर हरकत को गौर से देखा और गहराई से उसके लिए भावनाएं महसूस करने लगी। उसे लगा कि शायद उसके पास कई शौक और इच्छाएं हैं जिन्हें वह अपने व्यस्त काम की वजह से नहीं जी पाया। उसने पूछने का फैसला किया। ली, ताइयुंग, क्या तुम्हारे कोई शौक हैं? जैसे कुछ ऐसा जो तुम हमेशा व्यस्त रहने की वजह से नहीं कर पाते। कुछ पल के लिए वह रुक गया और कहीं खो गया, सोच में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि हाँ, उसके पास कई शौक थे जो उसके दिल में दबे हुए थे और कभी बाहर नहीं आए। ली जवाब का इंतजार करने लगी। ताइयुंग, मुझे नहीं पता। ली ने हल्का सा जवाब दिया, जानते हुए कि वह झूठ बोल रहा है। यह कहकर उसने सामग्री मिलाना जारी रखा जब तक कि वह तैयार नहीं हो गया। जल्द ही उसने बैटर को केक मोल्ड में डाला और मोल्ड को गर्म ओवन में रख दिया। ली, इसे कब निकालेंगे? ताइयुंग ने अपने गंदे हाथ धोते हुए जवाब दिया। ताइयुंग, 40 से 45 मिनट बाद। ली ने हल्का सा जवाब दिया। ली, और अब क्या करोगे? ताइयुंग, स्ट्रॉबेरी काटूंगा और केक सजाने के लिए क्रीम की पेस्ट बनाऊंगा। ली, क्या मैं मदद कर सकती हूं? ताइयुंग, नहीं। उसने ठंडे लहजे में कहा और फ्रिज से स्ट्रॉबेरी निकाली। ली, प्लीज, मैं कोशिश करना चाहती हूं। ताइयुंग, मैंने कहा नहीं। ली ने विनती की। ली, बस एक बार। वह आंखें घुमाकर बोला। ताइयुंग, ठीक है। ताइयुंग को नहीं पता था कि वह उस पर गुस्सा क्यों नहीं हो रहा था और उसकी हर बात क्यों मान रहा था। ली ने चौड़ी मुस्कान बिखेरी और पूछा कि क्या करना है। ली, मुझे क्या करना है? ताइयुंग, एक कटोरा लो और उसमें दूध डालना शुरू करो। ली ने सिर हिलाया और उसने जो कहा वह करने लगी।
जब वह उत्साह से काम कर रही थी, ताइयुंग उसके पीछे काउंटर पर टेक लगा और उसे निहारने लगा। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन वह आज उसकी हर इच्छा पूरी करना चाहता था। वह उसे बहुत प्यारी, नन्ही, मासूम और शुद्ध लग रही थी। जल्द ही उसने काम खत्म किया और उसकी ओर मुड़ी। ली, अब? वह जल्दी से होश में आया और गला साफ करते हुए सीधा खड़ा हुआ। ताइयुंग, अब इसमें हैवी क्रीम डालो। ली, ठीक है, कितनी? ताइयुंग, 4 चम्मच। उसने 4 चम्मच हैवी क्रीम डाली और तेजी से मिलाने लगी। ताइयुंग जल्दी से उसके पीछे आया। ताइयुंग, आराम से, धीरे। फिर उसने उसके हाथ पकड़े और उसके साथ मिलाने लगा। ली का चेहरा लाल हो गया जब उसकी पीठ ताइयुंग की चौड़ी और मजबूत छाती से टकराई। उसने उसे ठीक से मिलाने में मदद की और जल्द ही वे तैयार हो गए। ताइयुंग को अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या किया और जल्दी से उससे दूर हट गया। वह शर्मिंदगी में अपने बाल खींचने लगा और बोला, ताइयुंग, अब हमें स्ट्रॉबेरी को टुकड़ों में काटना है। यह कहकर उसने उन्हें काटना शुरू किया और ली ने चुपके से मुस्कुराया। टाइम स्किप। ताइयुंग ने आखिरकार केक को सजा लिया और ली ने चौड़ी मुस्कान बिखेरी। ताइयुंग, अब खुश? उसने ठंडी नजरों से कहा और उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ली, बहुत बहुत शुक्रिया। यह बहुत प्यारा है तुम्हारा। ताइयुंग ने एप्रन उतारा और थकान से आह भरी। वह किचन से बाहर जाने लगा, लेकिन ली ने उसे रोक लिया। ली, रुको, कम से कम मेरे साथ इसे खाओ। ताइयुंग, नहीं, शुक्रिया। ली, नहीं, प्लीज, यह आखिरी रिक्वेस्ट है। वह उसकी ओर मुड़ा और उसे घूरा। ताइयुंग, तुम अर्ग, ठीक है। यह कहकर उसने चाकू लिया और केक काटा। ली ने और चौड़ी मुस्कान बिखेरी जब उसने एक स्लाइस उसकी प्लेट में रखी और चम्मच दी। जल्द ही उसने केक चखा और ताइयुंग को हैरानी से देखा। वह उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। ली, ओ माय गॉड, यह बिल्कुल शानदार है। उसे अचानक खुशी महसूस हुई और वह चुपके से अपनी मुस्कान छिपाते हुए उसे देखने लगा। फिर उसने केक से भरा चम्मच उसके होंठों के सामने रखा, उसे चखने के लिए। वह चम्मच को देखा, फिर उसे, और धीरे से केक खा लिया। उसने केक चबाया और हाँ, यह शानदार था। उसने कई महीनों बाद इसे बनाया था और उसे खुशी थी कि स्वाद वही रहा। अचानक ली ने केक की क्रीम अपनी उंगली पर ली और ताइयुंग की नाक पर लगा दी। उसने अपनी नाक पर क्रीम देखकर आंखें फाड़ दीं। ताइयुंग, तुमने ऐसा क्यों किया? वह हंस पड़ी और खाने लगी। अचानक ताइयुंग ने भी क्रीम ली और उसके गाल पर लगा दी। वह उसे अविश्वास से देखने लगी और फिर वही किया। और इसके साथ ही वे क्रीम से खेलने लगे। अचानक ताइयुंग के होंठों से हंसी निकल पड़ी और ली ने चौड़ी मुस्कान बिखेरी। यह उसका मिशन था, उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करना, उसे अपने शौक की ओर बढ़ाना और उसके चेहरे पर मुस्कान लाना। कुछ देर बाद वे थक गए और रुक गए। ली जोर से हंस रही थी और ताइयुंग हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। ताइयुंग, कभी कभी भगवान हमारे लिए सबसे अच्छे फैसले लेता है और हमें लगता है कि उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। जल्द ही उन्होंने सब साफ किया और अपने कमरे में सोने चले गए, क्योंकि रात के 1 बज चुके थे। टाइम स्किप। अगली सुबह ली ने सोजुन और ताइयुंग के लिए नाश्ता परोसना शुरू किया। सोजुन अब काफी बेहतर थे और ताइयुंग ऑफिस जाने के लिए तैयार था। सोजुन ने अचानक पूछा, सोजुन, तुम दोनों कल रात किचन में क्या कर रहे थे? मैंने बहुत हंसी की आवाजें सुनी। ली और ताइयुंग ने एक दूसरे को देखा। ली, दरअसल मैंने ताइयुंग से मेरे लिए केक बेक करने को कहा था, तो हाँ। सोजुन, सचमुच? क्या मेरे लिए कुछ बचा है? ली, बिल्कुल, मैं बाद में दूंगी। सोजुन ने सिर हिलाया और जल्द ही ताइयुंग ठंडे लहजे में अलविदा कहकर ऑफिस चला गया। टाइम स्किप। ताइयुंग अपने ऑफिस में फाइल पर काम कर रहा था जब अचानक कल रात के पल उसके दिमाग में आए। वह रुक गया और सोचने लगा कि उन्होंने कितना हंसा था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने उसे हंसाया और मुस्कुराया। वह मन ही मन इतना खुश था कि अपनी हल्की मुस्कान नहीं छिपा सका। अचानक किसी ने उसके ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। ताइयुंग, अंदर आओ। उसने गला साफ किया और ठंडा चेहरा बनाकर काम शुरू किया। दरवाजा खुला और जिमिन एक फाइल के साथ मुस्कुराते हुए आया। जिमिन, ताइयुंग? वह हल्का सा जवाब देता रहा और जिमिन उसके सामने बैठ गया। जिमिन, याद है, मैंने तुम्हारे लिए पीए की वैकेंसी निकाली थी?
ताइयुंग ने जिमिन को भ्रमित होकर देखा। ताइयुंग, बहुत समय हो गया और अब तक किसी ने इस नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया। जिमिन हंसा। जिमिन, हाँ, क्योंकि किसी में तुम्हारे गुस्से और ठंडेपन को झेलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब लगता है कोई बहुत मजबूत इंसान आया है जो तुम्हारा रवैया संभाल सकता है। और वह इस नौकरी के लिए इकलौता आवेदक है। मैं यह फाइल तुम्हारे पास छोड़ता हूँ, तुम उसकी योग्यताएं और सब देख लो। ताइयुंग ने हल्का सा जवाब दिया और जिमिन उसके ऑफिस से चला गया। फिर उसने फाइल खोली। सबसे पहले उसकी नज़र उस व्यक्ति की तस्वीर पर गई, फिर नाम पर। फिर उसने उसकी हर डिटेल देखी और अपने आप में हल्का सा जवाब दिया। वह उसे काफी योग्य और चतुर लगा। अब उसे कुछ दिनों में उसका इंटरव्यू लेना था। टाइम स्किप। ली किचन में डिनर बना रही थी और उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी। वह कल रात से बहुत खुश थी। जिस तरह उन्होंने एक साथ मस्ती की और केक बनाया। आखिरकार यह पहला कदम बहुत अच्छा था, उसे हंसाना। अचानक उसने ताइयुंग को मुख्य दरवाजे से घर में घुसते देखा। ताइयुंग लिविंग रूम में गया और उसकी नज़र ली पर पड़ी, जो पहले से ही उसे देख रही थी। अचानक उसे मुस्कुराने की इच्छा हुई, लेकिन उसने नजरें फेर लीं। वह उसके अंदर बदलाव ला रही थी, बिना उसे जाने। वह जल्द ही सीढ़ियां चढ़कर सीधे अपने पिता के कमरे में गया, उनकी हालत देखने। जैसे ही वह पहुंचा, उसने सोजुन को किताब पढ़ते देखा। वह अंदर गया और बोला, ताइयुंग, अबोजी, आपकी सेहत अब कैसी है? सोजुन ने उसे देखा और मुस्कुराया। सोजुन, ओह मेरे बेटे, आओ और बैठो। उसने बिस्तर पर अपने बगल की जगह थपथपाई और ताइयुंग वहां बैठ गया। सोजुन, मैं बहुत अच्छा हूं, तुम्हारी पत्नी की वजह से। उसने पूरे दिन मेरी देखभाल की। यह सुनकर ताइयुंग मन ही मन मुस्कुराया, कम से कम उसकी पत्नी उसके पिता का सम्मान कर रही थी, वह चीज जो इस दुनिया में हर इंसान चाहता है। ताइयुंग, यह जानकर अच्छा लगा। सोजुन, ताइयुंग, वह इस दुनिया में अनोखी है। उसे कभी जाने मत देना, वरना यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान होगा। वह चुप रहा और सोजुन को सुनने लगा। ताइयुंग, क्या वह इतनी अनोखी है? वह अपने पिता को देखता रहा, जो उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे, और सिर हिलाया। सोजुन ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई। सोजुन, यही मैं चाहता था, तुम एक पुरुष बनो। एक ऐसा पुरुष जो अपनी जिंदगी में एक महिला के मूल्य और महत्व को समझता हो। ताइयुंग ने फिर से नीचे देखा। सोजुन, सुनिश्चित करो कि उसके जीवन के सबसे कठिन महीनों में तुम उसकी देखभाल करो। वह इस दुनिया में एक इंसान लाने वाली है, उसे वह सारी खुशी दो जो वह डिजर्व करती है। ताइयुंग ने अपने पिता की आंखों में देखा और उनमें उदासी देखी। ताइयुंग, आप उदास क्यों हैं? वह उदास होकर नीचे देखने लगा। सोजुन, जब मुझे याद आता है कि तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर चली गई और मैं उसे सारी खुशी नहीं दे सका, यह हर पल मुझे अपराध बोध से मारता है। यह कहते ही ताइयुंग की आंखें नम हो गईं। वह एक इंसान के रूप में फरिश्ता थी। सोजुन, इसलिए मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ, उसके साथ रहो और उसे खुश रखो। एक दिन वह तुम्हें छोड़ देगी या तुम उसे छोड़ दोगे, दोनों ही तरफ अपराध बोध रहेगा। ताइयुंग ने नीचे देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ताइयुंग, मैं समझ गया, उसने कहा, फिर सोजुन ने जोड़ा। सोजुन, मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी को एक दूसरा मौका दो। याली को तुम्हें बदलने का मौका दो, मैं वादा करता हूं कि तुम और खुश रहोगे। ताइयुंग ने सिर हिलाया और अचानक ली सूप लेकर कमरे में आई। ली, अबोजी, आपका सूप तैयार है। ताइयुंग ने जल्दी से अपने आंसू चुपके से पोंछे और बिस्तर से उठकर उसे जगह दी। वह सोजुन के सामने बैठ गई और उन्हें खाना खिलाने लगी। इसके बाद ली बोली, ली, ताइयुंग, तुम्हारे कपड़े बिस्तर पर रखे हैं। तुम नहा सकते हो और उन्हें पहन सकते हो। वह हल्का सा जवाब देता रहा और कमरे से बाहर चला गया, इससे पहले कि ली सोजुन को मुस्कुरा सके। ली, क्या यह अच्छा और स्वादिष्ट है? सोजुन, बिल्कुल। वे हंस पड़े और जल्द ही ली ने उसे दवाइयाँ दीं। ली, अब आपको सो जाना चाहिए। सोजुन ने सिर हिलाया और ली ने उसे सुलाकर कमरे से बाहर चली गई। वह अपने और ताइयुंग के साझा बेडरूम में गई और अंदर घुसी, फिर उसके बगल में बैठ गई। उसने उसकी मौजूदगी महसूस की, लेकिन उसकी ओर नहीं देखा। यह था उसका तेवर। ली ने उसे कुछ मिनट तक देखा, फिर बोली, ली,
तुम अगली बार मेरे लिए क्या पकाओगे? यह सुनकर वह हवा में ही चौंक गया। वह उसे खाली नजरों से देखने लगा। ताइयुंग, मैं किम ताइयुंग हूँ, तुम्हारा शेफ नहीं। ली, लेकिन तुम मेरे पति हो। वह मन ही मन आंखें घुमाता रहा। ताइयुंग, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, मुझे पहले से पता है। ली चुपके से हंस पड़ी, उसे बेवकूफ बनाना पसंद था। ली, ओह, मुझे लगा तुम्हें पता नहीं। वह उसे घूरने लगा। ताइयुंग, जो चाहे सोचो, लेकिन मुझे और मेरे काम में खलल मत डालो। उसने आह भरी और काम करने लगा, जबकि ली हंस पड़ी। उसे तंग करना बहुत पसंद था। टाइम स्किप 3 दिन बाद। ली और ताइह्युंग ने पैकिंग पूरी कर ली, क्योंकि वे अपने घर वापस जा रहे थे। सोजुन, तुम दोनों का यहाँ आकर मेरी देखभाल करना बहुत प्यारा था। ली, यह हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन अगली बार अगर कुछ हो तो तुरंत मुझे फोन करना। सोजुन हंसा। सोजुन, चिंता मत करो, इस बार तुमने मुझे इतना ठीक कर दिया कि अब मैं कम से कम 2 साल तक बीमार नहीं पड़ूंगा। ली हंस पड़ी और उसे गले लगा लिया। ली, अपना ख्याल रखना, अबोजी। उसने उदास होकर कहा और सोजुन ने उसे प्यार से गले लगाया। इस बीच ताइयुंग उन्हें बहुत प्यार से देख रहा था। फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। ताइयुंग, क्या कोई और महिला मेरे पिता की इतनी देखभाल करेगी जितनी ली ने की? और वह जवाब अच्छे से जानता था, नहीं। कोई दूसरी महिला ताइयुंग के पिता को अपने पिता की तरह नहीं मानेगी और न ही दिन रात उनकी देखभाल करेगी। उसे बहुत भाग्यशाली महसूस हुआ कि उसे कोई ऐसा मिला जो दूसरों, खासकर बड़ों का सम्मान करना जानता था। जल्द ही ताइयुंग ने भी सोजुन को गले लगाया। ताइयुंग, अपना ख्याल रखना, हम जल्दी वापस आएंगे। सोजुन, हाँ, मेरे बेटे, मैं रखूंगा। मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। वे गले मिले और ताइयुंग ने उसे हल्की मुस्कान दी। फिर ताइयुंग ने सामान उठाया और दोनों घर से बाहर निकल गए। एक ड्राइवर उनके पास आया और ताइयुंग से सामान लेकर कार के पीछे रख दिया। फिर उसने ली और ताइयुंग के लिए दरवाज़ा खोला और वे कार में बैठ गए। जल्द ही ड्राइवर ने घर की ओर गाड़ी चलाना शुरू किया और पूरे रास्ते खामोशी रही। ली ने कुछ सेकंड तक ताइयुंग को निहारा, फिर खिड़की की ओर देखने लगी। अचानक ताइयुंग को एक कॉल आया। उसने फोन निकाला और कॉलर आईडी देखी। यह जिमिन था। उसने मन ही मना भरी और कॉल नहीं उठाने का फैसला किया। लेकिन कुछ सेकंड बाद फोन फिर बजा और उसने झुंझलाकर कॉल उठा लिया। ताइयुंग, हेलो? जिमिन, ताइयुंग, आखिरकार तुमने कॉल उठाया। वह आंखें घुमाता रहा। ताइयुंग, क्या है? जिमिन, कंपनी में एक समस्या है। यह सुनकर ताइयुंग की आंखें फट गईं। वह कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी कंपनी के साथ कुछ गलत? नहीं, वह नहीं कर सकता था। ताइयुंग, क्या हुआ? उसने अपनी आवाज ऊंची की, जिससे ली चौंक गई और उसे भ्रमित होकर देखने लगी। जिमिन, मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर तौर पर हमारे रात के डिवाइस बंद हो गए हैं, इसलिए हमारी कंपनी आज रात काम नहीं कर सकती। और इससे हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। ताइयुंग ने मन ही मन गाली दी और अपनी माथे की मालिश करने लगा। फिर उसने समय देखा, रात के 10 बज रहे थे। उसने आह भरी और बोला, ताइयुंग, मैं ली को घर छोड़कर तुरंत आता हूँ। जिमिन, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। पूरी टीम और मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ताइयुंग, हाँ, हाँ। जिमिन, बाय। कॉल कट गई और ताइयुंग तनाव में अपनी सीट पर पीछे झुक गया, आंखें बंद करके। जल्द ही ली ने चिंता में पूछा, ली, ताइयुंग, सब ठीक है? उसने आंखें बंद रखते हुए सिर हिलाया। ताइयुंग, कंपनी में एक समस्या है। उसने ओ बनाया और हल्का सा जवाब दिया। ली, तो तुम वहां जाओगे? उसने चुपके से सिर हिलाया। वह आह भरी और फिर से बाहर देखने लगी। ताइयुंग, देर तक जागना मत, बस सो जाना। इसमें काफी समय लग सकता है। ली, ठीक है। उसने धीरे से कहा और ड्राइवर जल्द ही उनके घर पहुंच गया। ली और ताइयुंग कार से उतरे और उसने बैग दरवाजे तक लाने में उसकी मदद की। ताइयुंग, मैं तुम्हें यहीं छोड़ता हूँ, समय पर सो जाना। ली, हाँ, मैं सो जाऊंगी। बाय। उसने कहा और ताइयुंग कार में बैठकर जल्दी से चला गया। ली ने सोचा कि वह उनकी जिंदगी के लिए कितनी मेहनत करता है। ली, उसे अपने काम से ब्रेक चाहिए। फिर उसने अपने पर्स में चाबियां ढूंढी और जल्द ही उन्हें पा लिया।
उसने दरवाज़ा खोला और सामान अंदर ले गई। वह बैग प्रवेश द्वार पर रखकर राह भरी और लाइट्स चालू की। ली ने अपने जूते उतारे और चाबियां पास के फर्नीचर पर रख दीं। वह लिविंग रूम में बैठने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उसने वहां देखा, उसकी आंखें फट गईं और वह डर के मारे पीछे हट गई। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने क्या देखा। यह हो नहीं सकता था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह वहां सोफे पर काले कपड़ों में पैर क्रॉस करके और अपनी मजबूत काया के साथ बैठा था। उसने उसकी ओर देखा और उसके होंठों पर एक मुस्कान उभरी। मुझे मिस किया, बेबी गर्ल? ली डर से कांपने लगी और बोली। ली, तुम यहाँ का क्या कर रहे हो? वह सोफे से उठा और धीरे धीरे उसके पास आने लगा। मैं अपनी प्यारी से मिलने आया हूँ। वह डर के मारे पीछे हटने लगी। ली, किसने तुम्हें इजाजत दी? वह अचानक हंस पड़ा। क्या पूरे कोरिया के सबसे ताकतवर माफिया जियोंग जंगकुक को किसी की इजाजत चाहिए? वह चुपके से रोने लगी जब वह उसके पास आता रहा, जब तक कि उसकी पीठ दीवार से नहीं टकरा गई। वह उसके कुछ इंच दूर रुका और उसकी आंखों में गहराई से देखने लगा। जंगकुक, तुम और खूबसूरत हो गई हो, मत रो, यह तुम पर सूट नहीं करता। ली, चले जाओ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। वह हंस पड़ा। जंगकुक, नहीं, मैं अब नहीं जा सकता। तुम्हारे पति की कंपनी की बिजली बंद करने में मुझे इतनी मेहनत लगी, तो मैं यह मौका कैसे छोड़ सकता हूँ? वह आंखें फाड़कर बोली। ली, तुमने ऐसा किया? जंगकुक, बिल्कुल, क्या तुमने देखा कि मैं तुमसे मिलने के लिए कितना दूर जा सकता हूँ? वह गुस्से से जबड़ा भींचने लगी। ली, मैंने देखा और मैंने तुम्हें बेशर्मी की असीमित हद भी देखी। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया, जिससे ली और डर गई। जंगकुक, अपनी हद में रहो, उसने कहा और उसके गालों को छुआ। जंगकुक, अभी भी पहले जितने नरम, पहले जितने आकर्षक, पहले जैसे ही कर्व्स, पहले जितनी खूबसूरत, पहले जितनी पतली। वह अचानक उसे पीछे धकेलने लगी और वह लड़खड़ा गया, फिर उसे अविश्वास से देखने लगा। ली, मेरे पास मत आओ। उसकी आंखें जल रही थीं। जंगकुक, तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत की? यह कहकर वह उसके पास आने लगा, लेकिन वह जल्दी से किचन की ओर भागी और एक चाकू उठा लिया। उसने चाकू उसकी ओर तान दिया। ली, मेरे पास आने की हिम्मत मत करना, मैं तुम्हें चाकू मार दूंगी। जंगकुक अचानक हंसने लगा। जंगकुक, क्या तुम्हें लगता है कि यह चाकू मेरे 9 साल के माफिया स्किल्स के सामने कुछ कर सकता है? वह घबरा गई जब वह बिना डरे उसके पास आने लगा। वह काउंटर के चारों ओर घूमने लगी, उसके उलट रहने की कोशिश करने लगी। जब वह दाहिनी ओर जाता, वह बाईं ओर चली जाती। और जब वह बाईं ओर जाता, वह दाहिनी ओर चली जाती। इस बार वह तंग आ गया और काउंटर के ऊपर से कूदकर उसके हाथ पकड़ लिए। चाकू उसके हाथ से गिर गया और उसने उसे नजदीकी दीवार से सटा दिया। अब उसे समझ आ गया कि वह फंस गई थी। जंगकुक, बिल्ली, खेल मत खेलो, वरना यह तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके चेहरे पर डर देखकर वह मुस्कुराया। वह फिर से रोने लगी क्योंकि वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। ली, प्लीज चले जाओ, प्लीज। तुम मेरी जिंदगी को नर्क बनाने क्यों आए? प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, चले जाओ। वह धीरे से फुसफुसाई। और जंगकुक, एक कमीने की तरह, उसे जरा भी दया नहीं आई। जंगकुक, मैं इस घर से अभी के लिए एक शर्त पर जाऊंगा। ली के दिल में अचानक एक उम्मीद जगी और वह घबराते हुए सांस लेने लगी। आखिरकार वह जंगकुक था, तो वह निश्चित रूप से कुछ बहुत बड़ा मांगने वाला था। जंगकुक, मेरे साथ एक रात बिताओ और मैं यहां से चला जाऊंगा। यह सुनकर ली की आंखें फट गईं। जंगकुक, तो? वह लालची मुस्कान के साथ उसका जवाब इंतजार करने लगा। वह अचानक जबड़ा भींचने लगी और उसकी मजबूत पकड़ में छटपटाने लगी। ली, मैं निश्चित रूप से असहाय हूं, लेकिन बेशर्म नहीं। केवल ताइयुंग ने मुझे और मेरे शरीर को पाया है, तुमने नहीं। जंगकुक ने तिरस्कार किया। जंगकुक, कितना अफसोस, वह तुमसे प्यार भी नहीं करता। ली, चुप रहो। तुम कौन होते हो हमारी शादीशुदा जिंदगी में दखल देने वाले? बस निकल जाओ। वह अचानक रुक गई जब उसने अपने पेट पर कुछ नुकीला महसूस किया। यह एक चाकू था। जंगकुक, एक और शब्द बोली तो मैं 0.01 सेकंड में तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। वह नीचे देखी, फिर उसे, हैरान होकर।
वह अचानक उसके गले की ओर बढ़ा और उसे चूमने लगा, जबकि वह चुपके से रोने लगी। ली, प्लीज ना। वह और नहीं बोली जब उसने चाकू को और दबाया। वह उसके गले को चूमता रहा जब तक कि उसने एक बड़ा निशान नहीं छोड़ दिया। वह उससे हटा और उसे जोर से चूमने लगा। वह बुरी तरह रोने लगी जब उसने उसके होंठों को काटा और चूसा। जल्द ही वह पीछे हटा और अपने होंठ चाटने लगा। जंगकुक, अभी भी तुम्हारे वे नरम होंठ और तुम्हारे चेरी लिप बाम की खुशबू। इस समय वह केवल असहाय महसूस कर रही थी और कुछ नहीं। ली, प्लीज मुझे छोड़ दो। वह और जोर से रोने लगी, लेकिन वह इस समय बहुत बेरहम था। जंगकुक, चिंता मत करो, बस मेरे हर आदेश का पालन करो और तुम और तुम्हारा पति सुरक्षित रहोगे। लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे पति की जिंदगी मेरे हाथों में होगी। वह रोती रही और वह पीछे हटा, अपनी तेज चाकू को जेब में डालते हुए। जंगकुक, अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ता हूं, लेकिन मैं बाद में आऊंगा। मेरे लिए इंतजार करना, बेबी गर्ल। यह कहकर वह लिविंग रूम में दौड़ा और बड़ी खिड़की से कूदकर चुपके से भाग गया। बस उसकी जिंदगी खत्म हो गई थी। वह फर्श पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। ली, भगवान, मेरे साथ ही क्यों? क्यों? वह अपने आप को गंदा महसूस कर रही थी। वह अपने गले को रगड़ने लगी, जहां उसने उसे चूमा और चूसा था। वह उसकी गंध को हटाने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसे नहीं पता क्या हुआ और उसे चक्कर आने लगा। और अगली चीज जो उसे याद थी वह थी कि वह फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ी। टाइम स्किप, रात 2 बजे। ताइयुंग थकान से आह भरते हुए घर में घुसा, लेकिन सारी लाइट्स चालू देखकर भौहें चढ़ा दीं। आमतौर पर ली सोने से पहले सारी लाइट्स बंद कर देती थी। वह घर में आगे बढ़ा और उसकी नज़र किचन पर पड़ी, और खास तौर पर ली पर। वह आंखें फाड़कर उसके पास दौड़ा। ताइयुंग, ली। वह जल्दी से उसके ऊपरी शरीर को अपनी बाहों में ले गया और उसे हिलाने लगा। ताइयुंग, ली, जागो। क्या हुआ? उसने कहा और अचानक उसकी आंखें नम हो गईं। उसके दिल और आत्मा में अचानक डर समा गया। ताइयुंग, लली। वह उसे गले लगाकर रोने लगा। टाइम स्किप, अगली सुबह। ली ने अचानक आंखें खोली जब उसने सूरज की किरणें अपने चेहरे पर महसूस कीं। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह अपने बेडरूम में थी। रुकिए, उसका दिमाग कुछ देर के लिए खाली हो गया था। वह बिस्तर पर बैठ गई और धीरे धीरे उसे जंगकुक और पिछले रात की घटना याद आने लगी। ली, मैं किचन में बेहोश हो गई थी, तो मुझे यहाँ कौन लाया? वह जंगकुक के व्यवहार की हर डिटेल को सटीक रूप से याद करके फिर से डरने लगी। अचानक ताइयुंग बाथरूम से अपने गीले बाल पोंछते हुए बाहर आया। वह ली को देखकर जल्दी से उसके पास आया। ताइयुंग, तुम ठीक हो? ली ने उसे देखकर सिर हिलाया। ली, हाँ। ताइयुंग, डॉक्टर कल रात आया था और उसने बताया कि तुम तनाव की वजह से बेहोश हो गई थीं। वह अपनी उदासी छिपाने के लिए नीचे देखने लगी। वह उसे जंगकुक के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन एक फ्लैशबैक बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। जंगकुक, चिंता मत करो, बस मेरे हर आदेश का पालन करो और तुम और तुम्हारा पति सुरक्षित रहोगे। लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे पति की जिंदगी मेरे हाथों में होगी। ताइयुंग, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बेहोश होने की वजह क्या थी और मैं सुनना भी नहीं चाहता। लेकिन अगली बार ऐसा दोबारा करने की हिम्मत मत करना। उसने ठंडे लहजे में कहा और उसने सिर हिलाकर सुबह की दिनचर्या शुरू की। टाइम स्किप, ऑफिस में। ताइयुंग अपने ऑफिस में था जब अचानक किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। ताइयुंग, अंदर आओ। दरवाजा खुला और जिमिन खुशी से मुस्कुराते हुए आया। जिमिन, ताइयुंग, क्या मैं उस आदमी को इंटरव्यू के लिए लाऊं? ताइयुंग ने घड़ी देखी और सिर हिलाया। जिमिन ने सिर हिलाया और दरवाजा खोलकर उस आदमी को दिखाया। ताइयुंग ने उसे देखा जब वह कमरे में आया और खड़ा हो गया। वह आदमी ताइयुंग के पास गया और झुककर उससे हाथ मिलाया। ताइयुंग, मैं किम ताइयुंग हूँ, इस कंपनी का मालिक। नमस्ते सर, मैं जियोंग जंगकुक हूँ। ताइयुंग ने हल्का सा जवाब दिया और जंगकुक को बैठने को कहा, जैसा उसने किया। फिर ताइयुंग ने उसका सीवी उठाया और उसे फिर से स्कैन करने लगा। इस बीच जंगकुक उसे देख रहा था, या यूं कहें कि उसे स्कैन कर रहा था। वह ताइयुंग को देखकर जबड़ा भींच रहा था। यह तथ्य कि ताइयुंग ली का पति था, उसे अंदर ही अंदर मार रहा था। वह ली को सिर्फ अपने लिए चाहता था और किसी के लिए नहीं, वह स्वार्थी था।
जंगकूक, चिंता मत करो मिस्टर किम ताइयोंग, तुम्हारे दिन भी करीब आ रहे हैं। फिर ली हमेशा के लिए मेरी होगी। वह जल्दी से होश में आया जब ताइयोंग ने उसे देखा। ताइयोंग, मुझे सम्मान है कि आपने इस नौकरी के लिए आवेदन किया। लेकिन क्या आप, मिस्टर जियोंग, मुझे बता सकते हैं कि आपने यह नौकरी क्यों चुनी? वह गला साफ करके बोला। जंगकूक, तो मैंने इस नौकरी के लिए आवेदन किया क्योंकि मुझे लगा कि आपके जैसे प्रोफेशन के साथ काम करना दिलचस्प होगा। मैं बिजनेस मामलों और सब के बारे में उत्सुक था। इसलिए मैंने कोशिश करने की सोची, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैं 100% दूंगा। ताइयुंग ने हल्का सा जवाब दिया। ताइयुंग, मैंने आपको स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि आप समय के पाबंद, मेहनती और सम्मानजनक हों। और आप में कड़ी मेहनत करने का उत्साह भी दिखे। जंगकूक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ताइयुंग जल्द ही खड़ा हुआ और जंगकूक भी। ताइयुंग, बधाई हो, किम इंडस्ट्रीज में आपका स्वागत है। कड़ी मेहनत करने का आपका मिशन अभी से शुरू होता है। उसने छोटे से हाथ मिलाया। जंगकूक, और तुम्हें धीरे धीरे खत्म करने का मेरा मिशन भी शुरू हो चुका है। फिर वह झुका और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ ऑफिस से बाहर चला गया। जंगकूक, मिशन शुरू। उसने अपनी जीभ से गाल छुआ। टाइम स्किप। ली लिविंग रूम में बैठी थी जब अचानक उसे जंगकूक का मैसेज मिला। जंगकूक, तुम्हारा पति बहुत मासूम है। यह एकमात्र मैसेज था जिसने ली को घबराहट और डर में छोड़ दिया। ली, उसका इससे क्या मतलब था? फिर उसने सोचा कि उसने निश्चित रूप से उसके आसपास रहने की योजना बनाई होगी। ली, ओह नहीं। वह तनाव में अपनी माथे रगड़ने लगी, रोने की कोशिश न करते हुए। काश वह सब कुछ सही जगह पर ला पाती। टाइम स्किप। ताइयुंग थकान से आह भरते हुए घर में घुसा। उसने अपने जूते उतारे और ली जल्दी से उसका ब्रीफकेस और कोट लेने आई। ली, तुम्हारा डिनर तैयार है। वह मुस्कुराते हुए बोली और जाने लगी, लेकिन ताइयुंग ने उसे रोक लिया। वह उसकी ओर मुड़ी और हल्का सा जवाब दिया। वह उससे बेफिक्र थी, लेकिन जब उसने उसकी गहरी और डरावनी काली आंखें देखीं, तो वह थोड़ा डर गई। ताइयुंग, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, सच्चाई से जवाब देना। वह गटकते हुए सिर हिलाने लगी। ली, भगवान, वह अब क्या पूछने वाला है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने फिर से बोलना शुरू किया। ताइयुंग, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है और तुम मुझे नहीं बताना चाहती? ली ने आंखें फाड़ दीं। क्या उसे कुछ शक हो गया था? तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी का यह भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको यह हिस्सा कैसा लगा। आपका हर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले हिस्से में। धन्यवाद।